तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक कई नई कहानी, एक नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आप देखते रहिए चैनल बलजीत परमार फॉर यू। आने वाले दिनों में हम इसका एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बना के भी दुनिया भर में बैठे लोग जो रेडियो पे या पॉडकास्ट के थ्रू इसको देखना चाहेंगे उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आज जारी करते हैं किस्सा जो बाईखला एरिया का आखिरी किस्सा होगा। जो बीआरए गैंग की हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, बाबू रेशम की डेथ सबसे पहले हो गई, फिर रमा नायक का एनकाउंटर हो गया, तो बी और आर उस गैंग में से चले गए और ए जो था वो बचा जो आज तक है। उसका नाम है अरुण गवली, जिसको हम दगड़ी डॉन भी कहते हैं, उसको डैडी भी कहा जाता है और मैं अक्सर उसको रेसिडेंस डॉन कहता हूँ, क्योंकि उसके साथ वाले जितने बड़े डॉन थे, गुरु साटम से लेके उसके बाद दाऊद इब्राहिम, उसके बाद छोटा राजन, उसके बाद और रवि पुजारी, संतोष शेट्टी, ये सब लोग एक एक करके हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, तो नॉन रेसिडेंट डॉन बन गए थे। लेकिन अरुण गवली एक अकेला ऐसा डॉन रहा जो जिसको हम रेसिडेंस डॉन कह सकते हैं। अमर नायक की डेथ के बाद ये अकेला ऐसा शख्स बचा था जो कभी देश छोड़ के बाहर नहीं गया। एक्चुअली वो अपना घर छोड़ के भी कहीं बाहर नहीं निकला। वो इतना अजीब पर्सनैलिटी है, इतना प्रिकॉशन लेता है, इतनी उसको अपनी जान को खतरा लगता है वो कि कभी दगड़ी चाल जो एक एरिया है, जो फैक्ट्री का एरिया है जहाँ इतने वर्कर रहते हैं, लेकिन अब तो वो जो आधी चाल है उसमें वो अरुण गवली ने खरीदी हुई हैं। तो इसके घर के मेंबरों ने के नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है उसी चौल की। आजकल वो चौल रीडेवलपमेंट के लिए भी जा रही है, जिसमें कोई 350 बाशिंदों के लिए नए रीडेवलप्ड घर बनाए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे और जो बाकी के मकान है वो करोड़ों लाख हज़ारों करोड़ों रुपए के वो गवली परिवार के पास रह जाएंगे। बहुत बड़ी लॉटरी इनकी एक निकली है गवली और उसके ख़ानदान की। तो वो दगड़ी चाल से निकला कभी नहीं। जब अरेस्ट हुआ तो भी दगड़ी चाल से हुआ। बाहर निकलता था तो सीधा जेल जाता था। 9 साल एक बार जेल में रहा, 4 साल एक बार रहा। उसके बाद अभी फिर जब संदेह करके मर्डर केस में नागपुर की सेंट्रल जेल में वो अपने दिन व्यतीत कर रहा है। बीच बीच में कभी पैरोल लेके, कभी अपनी बीमारी का बहाना लगा के, कभी अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी का सहारा लेके वो पैरोल ले लेता है और चंद दिन अपने दगड़ी चाल में रह के फिर वापस जेल तक चला जाता है। तो उसको आप दगड़ी डॉन या जेल डॉन भी बोल सकते हो। हिंदुस्तान में रहा तो रेसिडेंस डॉन। तो ये अरुण गवली का जो पुराना ख़ानदान था वो बहुत से आपको मालूम है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बहुत से सोर्सेज पे अवेलेबल है। वो खांडवा जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला था परिवार। उसके बाद अहमदनगर के नेरे कोपर गाँव में आके सेटल्ड हुए और वहाँ से 1970 के करीब अरुण गवली ने मुंबई में आके मिल में नौकरी की, खटाऊ मिल में भी नौकरी की, क्रॉम्पटन में की, गोदरेज में की। तो वहाँ से काम करते करते वो रमा नायक के टच में आया। रमा नायक गैंग का लीडर था, अरुण गवली छोटे लेवल का लीडर था, उसका कारिंदा था। बाबू रेशम के मरने के बाद 2 नंबर की पोजीशन अरुण गवली की हो गई और 88 में रमा नायक के मरने के बाद गवली अपने गैंग का अकेला लीडर बचा। तो वो जो तिकड़ी थी तीनों की, उसमें से जो 3 इक्के थे उनमें से एक इक्का बचा अरुण गवली नाम का। तो 1980 के दशक में इसने छोटे मोटे क्राइम करने के बाद जो रमा नायक के साथ मिलके जो पहले बड़े काम किए, जहाँ से जो प्रोमिनेंस में आया वो था पारसनाथ पांडे का मर्डर, मुकुंद दुबे का मर्डर और उसके बाद शशि रासम का मर्डर। ये 3 जो बड़े लोगों का कत्ल रमा नायक और अरुण गवली ने किया, वहाँ से इनकी दहशत जो थी वो पूरे शहर में बनती हुई नज़र आई। उस केसेस में इसको पकड़ा गया, जेल में भी गया, जमानत करा के बाहर आया। लेकिन जितना समय गवली ने जेल में बिताया उतने समय में उसने अपना ग्रुप और मजबूत किया। बहुत सारे क्राइम को अंजाम अरुण गवली ने जेल में बैठ के दिया।
2002 में इसने 2000 में अपनी एक पार्टी बनाई। पहले ये शिवसेना के काफ़ी करीब कहा जाता था। मुझे याद है एक बार बाल ठाकरे ने बयान भी दिया था कि आमचे मुल्क के जो हमारे अपने लड़के हैं ये दाऊद इब्राहिम को बताने के लिए कि अगर तुम्हारा गैंग है तो हमारे भी लड़के हैं जो आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इनको अपने बच्चे कहा करते थे बाल ठाकरे। उसके बाद वही बात उन्होंने अमर नायक के लिए भी कही थी कि अगर कोई डी गैंग है तो हमारे पास दादर गैंग है, क्योंकि अमर नायक का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो दादर था। तो पॉलिटिकल पैटर्न जिसको हर समय मिलती रही है। कभी जब घटाऊ मिल का मामला चल रहा था तो कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती मिलती रही, कांग्रेस की लीडर्स का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में वो स्ट्राइक फिजल आउट होने के बाद शिवसेना के करीब हो गया और 2002 में इसने अपनी पार्टी बनाई अखिल भारतीय सेना। लेकिन उसका जो जनरल सेक्रेटरी था उसका भी मर्डर हो गया। तो पहली बार इसने 2002 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन अपनी पार्टी की तरफ से लड़ी, जिनमें इसकी बेटी गीता गावली कॉरपोरेटर बनी। 2004 में इसने एमएलए की इलेक्शन लड़ी और मज़ेदार बात यह है कि अरुण गावली एमएलए की इलेक्शन जीत गया। और मुझे वो ड्रामा याद है, मैं उन दिनों में थोड़े दिनों के लिए असेंबली जो महाराष्ट्र की है वो कवर करने जाता था, कभी कभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में, जब हमारा कोई बड़ा पॉलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट अवेलेबल नहीं होता था। और पार्टिकुलरली मैं पास बनवा के जब अरुण गावली की स्वेरिंग इन हुई एज एन एमएलए तो उस दिन हंगामा बहुत हुआ। जब अरुण गावली ने हाउस में कहा कि मुझे जो पुलिस है वो सिक्योरिटी नहीं देना चाहती जो एक एमएलए को मिलती है, एक जो पर्सनल पीएसओ मिलता है या उसके घर के बाहर एक दो गार्ड तैनात हों, उसके साथ एक दो गार्ड साथ में जाएं, तो पुलिस ने ये कह के इनकार कर दिया था कि हम एक क्रिमिनल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जिस आदमी को कल तक हम हथकड़ियाँ ला के घुमाते थे तो आज उसके हाथ के इशारों पे हम कैसे नाच सकते हैं। तो काफ़ी जो शिवसेना के मेंबर थे कुछ उन लोगों ने भी सरकार के प्रेशर बनाने की कोशिश की कि ये भले क्रिमिनल हो लेकिन आज के दिन में वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुना हुआ जनता का नुमाइंदा है, उसको जो हाउस की गाइडलाइंस के नीचे जो उसको इज्जत मान सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो अरुण गावली को भी मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस को ये बात गवारा नहीं थी और इसको कोई सिक्योरिटी कोई स्पेशल प्रिविलेज मुंबई की पुलिस ने नहीं दी, बल्कि इसने जो एलिगेशन कुछ लगाए थे पुलिस के ऊपर उनसे पुलिस में नाराज़गी देखी गई और थोड़े महीनों के बाद ही इसको फिर पकड़ के टाड़ा लगा के इसको फिर जेल भेज दिया गया। बीच में इसको तड़ी पार भी किया गया। पूना के नज़दीक इसका अपना एक फार्म हाउस है सनतगढ़ के पास, वहाँ पे ये एक साल इसने गुजारा। 150-200 आदमी हर समय उसके फार्म हाउस में बैठे रहते थे। तो एक साल के बाद जब वो तड़ी पार का पीरियड पूरा करने के बाद वापस आया तो फिर इसके जो केसेस थे वो खोले गए। उन्हीं दिनों में इसने कांग्रेस के एक शिवसेना के एक एमएलए को मारा और जो जयंत यादव जो बाल ठाकरे के खास उनके आदमी थे उनका मर्डर किया। उस चक्कर में फिर जेल में गया। उसके बाद इसके घर में जो रेड मारी गई 88 में एसओएस की, उसका जिक्र मैंने एक पहले वीडियो में किया था। तो एसओएस के जो कमांडो जवान थे मुंबई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के, उनके साथ मैं भी गया और वो बहुत हिलेरियस सीन था। पूरी पुलिस के कमांडोज इसको इसके घर में और आसपास के घरों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरुण गावली कहीं मिल नहीं रहा था। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद एक चौल में एक छोटा सा एक औरत का घर था और पूरे जो वो दगड़ी चाल के मोहल्ले की औरतें जो थी उन्होंने पुलिस को घेरा डाल दिया, बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो एक औरत के घर में जो उसका डबल बेड किस्म का एक मंजा जिसको हम बोलते हैं चारपाई बनी हुई थी, उसके नीचे एक कैविटी थी एक, जिसमें अक्सर हम लोग अपने चादर वगैरह पिलोज वगैरह या कुछ और घर का सामान रखते हैं। तो उस कैविटी में अरुण गावली छिपा हुआ, मतलब मुंबई का इतना खतरनाक डॉन जिसके नाम से आधा शहर कांपता था, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड भी कांपता था, और वो आदमी एक मज्जे के नीचे चारपाई के नीचे एक कैविटी में छुपा हुआ, पसीना पसीना हुआ, वो अंदर हवा नहीं जा रही थी बराबर। और जब इसको निकाला तो दैट वाज अ पैथेटिक सीन। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि
इतना बड़ा डॉन अपने आप को कहने वाला अरुण गवली हो रही है, और वो आदमी मजे के नीचे छुपा हुआ है। उसको तो बड़ी शान से गिरफ्तारी देनी चाहिए थी अगर हिम्मत होती, हौसला होता तो। लेकिन वो बेसिकली दिल से काफ़ी डरपोक किस्म का आदमी रहा है। जहाँ भी जाता था 20-25 आदमी के साथ औरतें भी, बच्चे भी साथ में लेके जाता था। जब कोर्ट में हियरिंग होती थी तो पुलिस वैन के साथ साथ इसके दगड़ी चाल के लोगों की गाड़ियाँ भी चलती थी, और पहले औरतें गाड़ियों से उतर के आगे चलती थी, उनके पीछे अरुण गवली चलता था पुलिस वालों के साथ। और पूरे कोर्ट रूम में इसके औरतें और बच्चे जाके सोसाइटी के बैठ जाते थे, तो ये कोर्ट हियरिंग में जाता था। इतना इसको डर लगता था, और उसकी आंख कभी एक तरफ नहीं टिकती थी। वो कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था। वो खुद ऐसे लगता था उसको, कहीं इधर से गोली आई, कहीं इधर से गोली आई, तो उसकी आंखें घूमती रहती थी हर तरफ। और जब इसको वहाँ से दगड़ी चाल से अरेस्ट करके लेके जाया गया हथकड़ी लगा के, तो वो बंद आँखें करके चल रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोल के लोगों की तरफ देखने की या पुलिस वालों की तरफ देखने की। और जब इसको पुलिस कमिश्नर ऑफिस में लेके गए, जो जॉइंट सीपी क्राइम थे अरविंद नामदार, उनकी भी हाइट 6 फुट, और जो 5 फुट का आदमी, उनके सामने पतले से हाइट का छोटा सा आदमी खड़ा, तो सर ऊपर करके वो बोलते हैं, ऊपर मेरी तरफ देखो, मेरी आँख से आँख मिलाओ अरुण गवली। इनामदार साहब ऐसे बोलते थे। तो ये आदमी की आंखें ऊपर जाके पूरी गर्दन ऊपर घुमा के इनामदार को साहब को देखना पड़ता था। जब इसको पुलिस कमिश्नर सुधाकर भावे थे, एसपी भावे, उनके रूम में लेके गए, तो भावे साहब भी लंबे चौड़े आदमी थे। तो फिर उनके सामने खड़ा किया तो ऐसे लगता था जैसे किसी स्कूल मास्टर के सामने बच्चा खड़ा हो। तो ये उस आदमी की पर्सनैलिटी थी। लेकिन देखिए, फिज़िकली इतनी कमज़ोरी के बावजूद उस आदमी ने जो 20 साल के करीब मुंबई में अपने तरीके से, अंडरवर्ल्ड के तरीके से जो हुकूमत की, वो उस आदमी की के दिमाग की, या कह लो जो उसकी प्लानिंग की काफ़ी शाख बनती है। तो लेकिन उस ये अकेला डॉन था। मुझे अब तक याद है, एक बार क्राइम ब्रांच ने लिस्ट बनाई थी डिफरेंट गैंग्स की, कि दाऊद गैंग के कौन कौन से लोग हैं। उसमें 30-35 लोग थे उस ज़माने में। उसके साथ अमर नायक के गैंग की लिस्ट बनाई गई, तो उसमें 18-20 लोग थे। जब अरुण गवली के गैंग की लिस्ट बनी तो 200 के ऊपर कारिंदे इसके, फलाना राम, फलाना सिंह, ये वो, अरुण, अनिल, सुभाष, विजय, सब किस्म के नाम, और इसका सबसे बड़ा गैंग। और इतने बड़े गैंग को चलाने के लिए उतना बड़ा पैसा चाहिए होता है। पैसा उतना नहीं मिलता था तो लड़ाइयाँ होती थी, बहुत से लोग छोड़ के गए, बहुत से लोग मारे गए। लेकिन इसके जो कारिंदे थे उनको हमेशा शिकायत रही है अरुण गवली से कि वो जितना पैसा कमाता था उसकी कोशिश होती थी कि पूरे का पूरा पैसा अपने पास रखे, अपने ख़ानदान के लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके साथ जो बंदे काम करते थे इसके लिए, जिन्होंने मर्डर किए, जिन्होंने साल दर साल जेल काटी, और उनको लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करता था। और इसको जो आदमी इसके मुकाबले में बड़ा होने की कोशिश करता था, और यहाँ तक कहा जाता है कि जो सदा पावली का जो एनकाउंटर विजय सलास्कर ने किया था, उसकी सुपारी भी अरुण गवली ने खुद दी थी। और इसने एक बार इल्ज़ाम भी लगाया था, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, इसकी वाइफ ने भी चिट्ठी लिखी थी कि जो विजय सलास्कर है वो मुझे जान से मारना चाहता है। तो इसको कहीं ना कहीं डर था कि इसका एनकाउंटर होने वाला है, तो इसने पहले ही शोर डालना शुरू कर दिया कि विजय सलास्कर मुझे आज नहीं तो कल मारेगा। और वहाँ से फिर जो पुलिस की मीटिंग्स होती थी उसमें भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि उस समय तक अरुण गवली तकरीबन 17 मर्डर करवा चुका था बड़े बड़े लोगों के। तो उसके बाद 2004 से एमएलए बनने के बाद इसकी और जो शाख बनी, तो उससे पुलिस वैसे परेशान थी। फिर 2007 में आखिरी जो सो बोलते हैं नेल इन द कॉफन, उसके जो कफन में जो आखिरी कील लगी, वो शिवसेना के शाखा प्रमुख थे कमलकर जमसंदेकर। उनका 30 लाख रुपया लेके अरुण गवली ने अपने 2 शूटर भेज के वो सुपारी लेके उसकी जान की उसको मरवाया। तो जो पुलिस की बड़ी मीटिंग हुई उसमें ये डिस्कस हुआ कि इसको सबूत इसको इकट्ठे करके अब इसको नहीं छोड़ना है। तो राकेश मारिया जो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के कॉप थे, ईमानदार ऑफिसर था, बहुत मेहनती था, बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे बहुत काम किया उसने, बड़े बड़े क्राइम केसेस सॉल्व किए, बड़े सेंसिटिव केसेस
बहुत मेहनती लड़का था, उस ज़माने में यंग था। तो उस आदमी ने पूरा इंटरेस्ट लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जो एविडेंस थी वो इकट्ठी की गई, विटनेसेस इकट्ठे किए गए, और वो देखा गया कि एंड तक कोई विटनेस जो है वो मुकरे नहीं, अपने इस बयान से भागे नहीं, और बहुत मेहनत करके उस केस में इसको जो उम्र कैद की सज़ा हुई, वो उम्र कैद की सज़ा वो 14 साल की नहीं होती आजकल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। जब तक आप जिंदा हो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा पूरी उम्र। तो उस जब संदेह करके मर्डर के केस में राकेश मारिया की बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन के कारण आज तक अरुण गवली जेल में बैठा है। तो ये अरुण गवली की एक कहानी। अभी पुलिस ने 3-4 साल पहले एक जो नोटेड वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई कि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो इनकी जो प्रॉपर्टी को सीज़ करना हो, जो एक्शन लेना हो, तो उसके तहत में मालूम पड़ा कि ऑफिशियली अरुण गवली की प्रॉपर्टी 250 करोड़ से ज़्यादा है। अनऑफिशियल कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसमें से जो इसका पुणे वाला फार्म हाउस है वही 60 करोड़ का है। फिर इसकी बीवी का एक बोरघाट की तरफ एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बंगला है, फार्म हाउस है, 3-4 एकड़ का, वो भी है, वो प्रॉपर्टी है। तो दगड़ी चाल की 12 रूम जो हैं वो इसके नाम पे हैं। एक इसकी बेटी को उसने शादी के टाइम पे गिफ्ट किया। तो ऑफिशियल प्रॉपर्टी जो इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 250 करोड़ का अंदाज़ा तो पुलिस ने खुद लगाया है। तो वैसे तो हज़ारों करोड़ों में होगी बेनामी प्रॉपर्टीज बहुत लोगों के नाम पे। तो ये एक क्राइम की प्रोसीड्स इतने बड़े करोड़ों में कमानी करनी, ये कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ अरुण गवली की अपनी उसके दिमाग की कार्य प्राप्ति है, उसी तरफ ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, पुलिस हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुआ, इनकी नाकामयाबी की निशानी भी है कि आप कैसे ऐसे लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनने की आप इजाज़त कैसे दे देते हो, कैसे समय पर उनको पकड़ा नहीं जाता। हम यहाँ पे इनकम टैक्स 1 साल का नहीं भरते तो 15 नोटिस आ जाते हैं 1 महीने में। तो लेकिन इनको कभी कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता, इनकी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ये हथियार कहाँ से लाते हैं वो किसी को आज तक पता नहीं चला। इनके लोग जो मर जाते हैं उनकी फैमिलीज आगे कैसे चलती हैं उनका कभी कोई लोक लेखा जोखा नहीं होता। खैर ये क्राइम का वर्ल्ड है, इसी तरह चलता रहेगा। पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक रेसिडेंस डॉन अरुण गवली की कहानी। इसके किस्से के साथ ही हम जो बाईखला एरिया में घूम रहे थे इतने दिनों में, वो सिलसिला बंद होगा। कल परसों से आपको लेके चलूँगा कांदीवली, बोरीवली, जोगेश्वरी, बांडव, मुलन, जहाँ पे केटी थापा, भोंडे, अवधूत भोंडे, ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के जो वहाँ उनके कारनामे और उनके किस्से कहानी आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।